कुमारस्वामी साहब को 2 सीट के लिए ज़रूरत ही नहीं थी ये मैत्री करने की, वो खुद उनके मुंह से बोल चुके। जेडीएस का एंड गेम चल रहा है अभी। जगदीश शेट्टर जी का क्या हाल हुआ, उनको लिया गया कांग्रेस में, फिर भाग के फिर बीजेपी के। आज ईश्वरप्पा इतने बड़े लीडर है, उनकी क्या ट्रीटमेंट हो रही है। प्रताप सिंह इतना बात किया, वो मुसलमानों के खिलाफ क्या इतना गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करके, आज उसकी हालत क्या है। देखिए ज़मीर अहमद साहब आज बड़े कौम के लीडर हैं, उनको एक अल्लाह ने अच्छा एक पोस्ट नवाजा है, और मेरी पूरी उनके साथ गुड विशेस है, वेल विशेस है, और दुआएं हैं कि आगे चलकर आज वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरक्की करें। 2024 के इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, बहुत जल्द लिस्ट भी जारी होने वाली है, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार भी सेलेक्ट कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से 2024 के इलेक्शंस में सीएम इब्राहिम के फर्जंद सीएम फैज़ का क्या रुख रहेगा, क्या वो इलेक्शन में किसके तरफ जाएंगे, क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी के लिए जो जिस तरह से सीएम इब्राहिम साहब अदालत में मुकदमा दायर किए हैं जेडीएस को लेके, क्या उसके साथ रहेंगे। इस ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं सीएम फैज़ के साथ। फैज़ साहब ये बताएं कि पिछले असेंबली इलेक्शन में आप हुमनाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसके बाद क्योंकि सारा मामला हुआ, जेडीएस के साथ इख्तलाफ हुए, जेडीएस बीजेपी के साथ चली गई, सीएम इब्राहिम साहब आपके वाली साहब ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसका ताज़ा अपडेट क्या है। इस वक्त जेडीएस का जो सिंबल को लेकर जो झगड़ा है वो कहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आज यहाँ तक एक मौका, आपके मुखांतर एक मौका मिला पूरे अवाम के साथ फिर से जुड़ने का, और पूरे अवाम को मुबारकबाद रमज़ान के माह महीने का। ख़ासकर मुझे, मेरे और मेरे वालिद के लिए और सारे अवाम के लिए आप दुआ में शरीक कीजिएगा इंशाअल्लाह। अब रहा सवाल सियासी जो सिंबल का, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, दिन ब दिन तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं सामने अपोजिट पार्टी, क्योंकि उनके पास मुकदमे में कुछ बोलने के लिए है नहीं है। गलती उनसे हुई है, उनको सरासर ये पता है कि जो वो एक्शन लिए थे जो इनको बर्खास्त करने का, वो गलत है और वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के गलत है। तो कोर्ट में आज नहीं तो कल, देर है दुरुस्त से ही, इंशाअल्लाह वहाँ से एक उचित ऑर्डर आ जाएगा और मुकदमा कोर्ट में है। इन अनकरीब एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आएगा इंशाअल्लाह। सीएम इब्राहिम साहब ने, सबसे पहले सीएम इब्राहिम साहब को देवेगौड़ा साहब ने निकाल दिया था, फिर देवेगौड़ा को सीएम इब्राहिम साहब ने निकाला। ये सारा मामला अपनी जगह है। ताज़ा मामला जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद कुमारस्वामी के साथ जो एक कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है कि इस टिकट का जो बंटवारा हो रहा है वो हाशिए पे है। पीएम मोदी कर्नाटक आते हैं, स्टेज पर उन्हें नहीं बुलाया जाता है कुमारस्वामी को। कहीं ना कहीं उनका जो बीजेपी के साथ अलायंस करने का जो फैसला था वो कहीं गलत साबित हो रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, पहले से भी जब इनका ये चला कि मौजू कि हम अलायंस करेंगे, तब से वालिद साहब और हमारा एक ही उनके निरंतर ये रिक्वेस्ट था कि मत करिए, क्योंकि ये हमारे जनता दल के पक्ष में नहीं है। ये आपको दिन ब दिन यूज़ एंड थ्रो का पॉलिटिक्स है। आप देखिए पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ बीजेपी ने अलायंस पार्टनरों के साथ क्या सलूक किया, बदसलूकी किया, ये कुमारस्वामी साहब को पूरा पता था। लेकिन वो ठीक है उनके कैलकुलेशन, लेकिन उनके जो 7 लोग रहते हैं जो एक माइंडसेट के, संघी माइंडसेट के जो है, उनके ऊपर दबाव ला के उनको ज़बरदस्ती बीजेपी के साथ अलायंस में करवा के, और देवेगौड़ा साहब भी इस फेवर में नहीं थे, लेकिन उनकी आज ऐसी हालत हो गई है कि ज़बरदस्ती उनको ये एक डिसीजन पे उनको यस करना पड़ा। और आज देखिए नतीजा सबके सामने है। कुमारस्वामी साहब को 2 सीट के लिए ज़रूरत ही नहीं थी ये मैत्री करने की, वो खुद उनके मुंह से बोल चुके कि ये 2-3 सीट के लिए मुझे उनके साथ अलायंस की ज़रूरत नहीं थी। ये उनको पता है, क्योंकि जेडीएस की स्ट्रेंथ 5-6 सीट में अगर ट्रायंगल फाइट होती है तो जेडीएस को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता था। आज वो ख़त्म होते आ रहा है। अब 2 सीट पे लड़ रहे हैं, और तीसरा सीट बीजेपी के पास खुद कैंडिडेट नहीं है। ये सब जगह बोलते हैं अब की बार 400, अब की बार 400, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता 400। मैं ताज्जुब रहूँगा अगर ये 200 पार करेंगे तो, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है लायक, सही कैंडिडेट नहीं है। अभी जनता दल से इन्होंने एक कैंडिडेट को वहाँ पे बार्टर सिस्टम के मंजूनाथ साहब जो जनता दल के थे, जो देवेगौड़ा साहब के सन इन लॉ है, उनको इन्होंने जाके बीजेपी में गिफ्ट किया है, वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है करके। तो कुमारस्वामी साहब को दिन ब दिन इनको बेइज्जत किया जा रहा है जनता दल में। हर, अगर तमिलनाडु में देखिए वहाँ पूरे अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेके मोदी साहब मीटिंग करते हैं, तेलंगाना में भी वही करते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पूरे अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेके मीटिंग करते हैं, नॉर्थ में भी सब जगह अलायंस पार्टनर को मीटिंग करते हैं। कुमारस्वामी तो लायक नहीं है उनके साथ स्टेज शेयर करने का, ये सरासर ये बता रहे हैं।
तो अगर इतना अपमान होके ऐसा एक सिचुएशन कुमारस्वामी साहब को क्या ज़रूरत थी, देवेगौड़ा साहब को ऐसा एक ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत थी, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बदसलूकी क्यों कर रहे हैं न बीजेपी जेडीएस के साथ और ख़ासकर देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सियासी इनको पूरा इनको जो यूटिलाइज़ करके ख़त्म होने का जेडीएस का एंड गेम चल रहा है अभी। तो हमारा पहले से भी एक स्टैंड रहा है कि जब से जेडीएस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया हम इसके विरोध हैं, तब भी थे, आज भी है। और आपके मुखांतर यही कहना चाह रहा हूँ कि कुमारस्वामी साहब को आज भी अगर आप हिम्मत लेके बीजेपी के साथ तोड़िए, आप इंडिपेंडेंटली यानी जेडीएस की आइडेंटिटी के ऊपर 3 से 4 सीट खुद लड़ सकते हैं और इंशाल्लाह जीतने के पूरे इम्कानात हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, कई लिस्टें आ चुकी हैं और भी कई लिस्ट आने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे में जो हंगामा बरपा है, चाहे वो ईश्वरप्पा को लेके हो, चाहे कई जगह पे जो बीजेपी के लीडरन में जो टिकट कटी है बड़े तादाद में, इससे कहीं ना कहीं कई कम्युनिटी के लीडरन, खास करके वक्कलग्या कम्युनिटी नाराज़ है। क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, आज अगर बीजेपी के पास अब देखेंगे वो आइडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स है ही नहीं। उनका बस यही है कि ओहदे पे रहना है, पावर में रहना है। वो किस हद तक भी जा सकते हैं पावर में आने के लिए। और वहाँ पे लीडरशिप देखिए, वहाँ अगर एक को हटाते हैं, एक को देखिए, जगदीश शेट्टर जी का क्या हाल हुआ, उनको लिया गया कांग्रेस में, फिर भाग के फिर बीजेपी गए। आज ईश्वरप्पा इतने बड़े लीडर है, उनकी क्या ट्रीटमेंट हो रही है। प्रताप सिम्हा इतना बात किया, वो मुसलमानों के खिलाफ क्या इतना गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करके, आज उसकी हालत क्या है। इनको बस मोहरे चाहिए जब इलेक्शन जीतने के लिए, और ये हटा के उनकी एक जो स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस कम्युनलिज्म है, इसको छोड़ के ये कुछ करना नहीं चाह रहे और ओहदे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब रहा सवाल वकीलिका का, इनको वकीलिका के पॉलिटिक्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको बस विनेबिलिटी चाहिए कि उनको पावर में रहना और सोसाइटी में डिवाइड कैसे करना है। सोसाइटी को डिवाइड करके इनको जो रूलिंग का सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ वकीलिका को भी नाइंसाफ़ी हुई है। अब कुमारस्वामी साहब को इतना अवमान कर रहे हैं, ये वकीली समाज के साथ खिलाफ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। सीट पहले बीजेपी ने दिया था, अब इस बार क्या सीट शेयर हो रही है। तो दिन ब दिन इनकी जो पॉलिसी है, इट इज़ अगेंस्ट रीजनल पार्टी है, अगेंस्ट यूनिटी ऑफ इंडिया है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है। ये बस पूरे जो भी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं। अब कल एक वाक़या आप देखे होंगे वहाँ नगरतपेट में, वो मासूम 4 बच्चों को, खैर गलत थे वो, जाके वो इंसिडेंट उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, बिल्कुल उसके ऊपर शनाख्त इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो मुकदमा चलाना ही चाहिए और जो उसका पनिशमेंट है देना। लेकिन वो इशू है क्या, लोग वो नहीं समझ रहे, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि हनुमान चालीस वहाँ पढ़ रहे थे, उसके अज़ा होते वक्त में इसलिए झगड़ा हुआ है। हकीकत क्या है इसकी आपकी? जितना मैं समझा हूँ और जो वीडियो में मैं देखा हूँ, वहाँ पे कुछ अडेप्टर, आप देखिए वो वीडियो में साफ दिख रहा है, वो सीसीटीवी विवेज में वो कुछ सामान वो बिक्री हुई है, उस सामान का कुछ डुप्लीकेट या कुछ वारंटी या कुछ ख़राब निकला है, वो एक्सचेंज करने के लिए गए ये बंदे, ये 4 लोग। अगर उसमें अगर सिर्फ हनुमान चालीसा पर वो एक इशू इसने खड़ा किया, और हमारे जो एमपी साहब हैं यहाँ पे, उनको तो चलो है नहीं समझ कुछ चीज़ की भी, बस उनके पास एक ही एजेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ बात करो तभी उनको वोट मिलेगा। तो इन्होंने एक मुद्दा खड़ा किया और शोभा करंदलाजे ने भी जाके उल्टा सीधा तमिलनाडु के बारे में इधर में आज उन्होंने खुद अपॉलॉजी दिया है, शी हैज टेंडर्ड अपॉलॉजी। अगर यही बात, ये उल्टा सीधा ये बात करके अहम मुद्दे पे अगर बात करते हैं, पॉस्को का केस हुआ किसी के ऊपर, उनके एक बड़े नेता के ऊपर पॉस्को का एफआईआर हुआ है, येडियुरप्पा जी के ऊपर, क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है? अगर वही नियम है उनका, तो एक जगह एक उसूल, दूसरी जगह दूसरा उसूल। पॉस्को का केस हुआ, रजिस्टर हुआ, तो एफआईआर होकर अरेस्ट करने के लिए उसके लिए भी प्रतिबंध ना करो। जब कर्नाटक के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जब डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में फाइनेंस का जो बिल, हमारा जो पैसा, हक का पैसा जो नहीं आ रहा था, इसके ऊपर आप बात करो, इसके ऊपर चर्चा करो बोले तो उसके लिए तैयार नहीं है। यही है बस हिंदू मुस्लिम करके इनको वोट जीतना है, इनका कोई लक्ष्य नहीं है सोसाइटी को डिवाइड करने का ही। अच्छा, पूरे इलेक्शन का समीकरण कैसा लग रहा है आपको? नॉर्थ कर्नाटक में चूँकि आप हुमनाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से मुसलमानों का मुतालबा था कि कम से कम 3 सीटें दें मुसलमानों को पार्लियामेंट के, लेकिन ऐसा होता हुआ कांग्रेस की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि 1 सीट दी जा सकती है बेंगलुरु सेंट्रल। गुलबर्गा जो है एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नज़र आ रही थी जहाँ से एक मुसलमान जीत सकता था, क्या लगता है आपको? नहीं, गुलबर्गा तो रिजर्व सीट है। नहीं, सॉरी, बीदर की बात कर रहा हूँ। बीदर की बात करें, बीदर है
लेकिन आज के हालात के हिसाब से अगर अच्छे कैंडिडेट है, कांग्रेस उसके ऊपर बेहतर समझे, क्योंकि उनके पास सर्वे रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट है, कैंडिडेट्स है। तो अगर सर्वे है तो हाँ ज़रूर मुसलमान का अगर हकदार है वहाँ पे एक ऑप्शन देना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे में कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज़ तो हमें रिप्रेजेंटेशन ठीक तरह से मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो सीट्स ऐसे मिलते हैं जहाँ हम खड़ के जीत नहीं सकते। तो बीदर एक अच्छा सीट है जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ के जीत सकते हैं। और ज़रूर मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, कांग्रेस में तो मैं हूँ नहीं ना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भले 2 या 3 सीट इन 28 सीटों में मुसलमानों की ओर उनको देना चाहिए, और जीतने की भी पूरी साथ मिलकर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे पूरे ऑल इंडिया में अगर देखेंगे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पर फोकस करना है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस से हुमनाबाद में आपने जिसे हराया था राजशेखर पाटिल, कांग्रेस के जो एमएलए थे, उन्हें जो है बीदर से टिकट देने के इम्कानात हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या लग रहा है आपको, क्या कामयाबी हो सकती है उनकी? देखिए, मैं इलेक्शन जीत गया था लड़ने के जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए खुद हारने के लिए नहीं गया था। इलेक्शन लड़ते जीतने के लिए। हाँ, इलेक्शन का नतीजा आता है कि एक ही आदमी जीतता है और 2 या 3 जो कैंडिडेट है वो हारते हैं। अब वो पेपर में देख रहा हूँ मैं कहीं मीडिया के मुखांतर कि वो भी एक कैंडिडेट का प्रोस्पेक्टिव है, एमपी है। मैं ये समझता हूँ, देखिए आज हमें सबसे बड़ी पूरे मुल्क में ये है कि कम्युनल फोर्सेस को हमें हटाना है, बीजेपी को काउंटर करना है। अब इसके अगर काउंटर करना है, वो एक स्टैंड पे हमने जेडीएस के ख़िलाफ़ भी गए, खुद अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि कम्युनल फोर्सेस के साथ हम जुड़ेंगे नहीं। अगर ये देखेंगे तो हमारे हाथ में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि इंडिया अलायंस जो एंटी कम्युनल फोर्सेस के साथ यूनाइट हुई है, उसके साथ इंशाल्लाह हम पूर्ण हमारी सपोर्ट रहेगी। भले ही हमारे अगर ज़ाती कुछ भी मामले हैं, एमएलए इलेक्शन है, ये तो एमपी इलेक्शन है, ये ऑल इंडिया लेवल का इलेक्शन है। अगर वहाँ पे अगर कांग्रेस के उम्मीदवार यानी नॉन कम्युनल अगर उम्मीदवार है जो कम्युनल फोर्सेस को डिफीट करना है, उसके साथ अगर देना है, ज़रूर हम अपना पूरा ताउन करेंगे, क्योंकि देश का संविधान बचाना है, देश को बचाना है और सारे मुल्क में चैन व अमन आना है। अच्छा, ये भी रूमर्स हैं कि आप बहुत जल्द कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, डेट भी तय हो गया था, क्या ये सही है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, एक कहीं ना कहीं अभी सियासी पॉलिटिक्स में तो एंट्री हो गया है। एक लक्ष्य था कि अवाम को खिदमत करना है, वो एक इससे इलेक्शन कंटेस्ट किए। अब ये नहीं मालूम था कि जेडीएस अगर अपना रुख बदलेगी और बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। आज देखिए, अगर जेडीएस होती है राउंड यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता? एक थर्ड फोर्स होती, थर्ड अल्टरनेट अगर हो तो कभी भी पूरे कम्युनिटी में एक बैलेंस होता है। अब यहाँ पे 2 सिस्टम पार्टी में क्या होता है, किसी न किसी इम्बैलेंस क्रिएट होती है। तो आज के हालात में कोशिश मेरी यही रहेगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एक कम्युनल हार्मनी रहना है। तो फोकस वही रहेगा कि एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। हर एक तबके के लोग, ऊंचे नीचे छोटी ज़ात, हर ज़ात के लोग, चाहे बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सारे राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनली जो अलाउड राइट्स हैं, उसको सब हम उनको दिए। तो इसके अगर ये प्रोसेस में अगर आगे चलकर अवाम का एक थोड़ा ये आ रहा है कि दबाव आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमको सारे यूनाइट होना है कम्युनल फोर्स के खिलाफ, अगर ऐसा एक मौका बनता है इंशाल्लाह ज़रूर कोई ये उसके ऊपर सोचेंगे। सीएम इब्राहिम साहब भी इस तरफ हैं कि वो भी कांग्रेस ज्वाइन करने के पोजीशन में हैं? देखिए, वो पिछले 50 साल यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ कर रहे हैं, उन्होंने कहीं सारे उतार पड़ाव अपने पॉलिटिकल लाइफ में देखे। उनके हिसाब से जो वो सोच रहे हैं, और उनके लिए मैं कुछ बोल सकता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो अभी बच्चा हूँ। पॉलिटिक्स में अगर आके मैं राजकारण में 6-8 महीने 1 साल की मेरा तजुर्बा है, तो उनके बारे में क्या उनका स्टैंड रहेगा ये मैं बिल्कुल बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल साफ़ किया है कि जेडीएस को उन्होंने, जबकि प्रेसिडेंट थे, उनका एक ही उनको निकाला गया था क्योंकि उन्होंने एंटी अलायंस के ऊपर एक स्टैंड लिया था। तो वो उसूल छोड़कर कभी भी अपना पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। एक और दूसरी बात, उन्होंने कभी भी उनकी कोशिश रही कि कौम का वक़ार कभी कम गिरने नहीं देंगे और ना झुकने देंगे। तो ये इनकी सोच रही है। तो मैं ये समझता हूँ आगे भी उनका यही स्ट्रैटेजी रहेगा। ज़मीर अहमद साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कई लोगों का कहना है कि लगातार आपकी मुलाकात होती है, तो क्या ज़मीर अहमद साहब के थ्रू जो है आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या फिर ज़मीर अहमद ख़ान साहब आपको कन्विंस कर रहे हैं कि कांग्रेस में आए? क्या आखिर क्या है? देखिए, ज़मीर अहमद साहब आज बड़े कौम के लीडर हैं, उनको एक अल्लाह ने अच्छा एक पोस्ट नवाजा है, और मेरी पूरी उनके साथ गुड विशेस है, वेल विशेस है और दुआएं हैं कि आगे चलकर आज वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरक्की करें। और मैं एकदम छोटा हूँ, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे कन्विंस करें, तो मैं उनको बिल्कुल ये नहीं। हाँ,
एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि कौम का एक दर्द उनके दिल में है। उनको ये भी ये समझ है कि कहीं कहाँ जाकर अगर हम लोग सब सियासी ओहदे में अगर मुसलमान को अगर बढ़ाना है, मुस्लिम क़यादत को बढ़ाना है, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सब एक साथ मिल बैठ कर अगर एक मुद्दे पर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम और सारे मिल्लत में एक चैन व अमन का और क़यादत का भी एक फ़ैसला आगे बढ़ेगा। तो ये कोशिश है। एक से दो बार मैं ज़मीर अहमद साहब को मिल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे मिनिस्टर है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक अच्छा पोजीशन भी है और उनका अच्छा नाम भी है और काफ़ी यह है। तो हुमनाबाद के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ मसले में उन्होंने मेरी मदद की है। जो मैं छोटे मोटे सलाह दिए उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो देकर वो अप्रूव करके दिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और आगे भी यही उम्मीद है कि जो भी है कौम की पूरी उनको नज़र है और वो आगे इसमें काम करेंगे। हमारे से जो भी उनको अगर हेल्प हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, हम उनको देने के लिए तैयार हैं और साथ में रहने के लिए एकदम रेडी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम फैज़ साहब। सीएम फैज़ साहब पिछले असम्बली इंतखाबात में हुमनाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अभी जिस तरह से एक पॉलिटिकली बदलाव देखने को मिला है, जेडीएस जिस तरह से बीजेपी के साथ अलाइंस करने के बाद जेडीएस का एक अलग अंदाज देखने को मिला और फिल वक्त जेडीएस भी अपने आप को ठग महसूस कर रही है। ऐसे में सीएम फैज़ और सीएम इब्राहिम साहब दोनों इस अलाइंस के वजह से जो है जेडीएस के साथ दूर हो गए थे। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से सीएम फैज़ की भी बातचीत से पता लग रहा है कि वो भी अब कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तमाम तर लोगों को लगातार, चाहे वो जेडीएस के हों, बहुत सारे बीजेपी के भी लोग जो है कांग्रेस शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की एक ताकत देखने को मिल रही है लगातार। चूंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बीजेपी के खेमे में काफ़ी हंगामा है, काफ़ी बड़ी तादाद में नाराज़गियाँ पैदा हो रही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम नुमाइंदगी की बात है, कर्नाटक में मुस्लिम लीडरान की तरफ से कांग्रेस हाईकमांड को यह कहा गया था कि कम से कम 3 सीटें मुसलमानों को इस बार पार्लियामेंट में दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए मंसूर खान का नाम तो सामने आ रहा है। इसी के साथ बीदर के लिए भी लगातार मुतालबा हो रहा था, लेकिन वहाँ बीदर में मुस्लिम क़यादत को देना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। तमाम लिस्ट बाहर आने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी नुमाइंदगी कर्नाटक में दे रही है। बहरहाल आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।